हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट के कुछ वीडियोस में हम जाने थे कि क्रेडिट एनालिसिस क्या होते हैं और क्रेडिट एनालाइज करने के जो डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स हैं वो क्या होता है, जिसमें 3 R 7 P's एंड 5 C's हमने डिस्कस किया। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि किसानों को जो लोन देने का प्रोसीजर है बैंक का वो क्या है, या व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सैंक्शनिंग फार्म लोन। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म की, सैंक्शन प्रोसीजर की, रिपेमेंट प्लान्स की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें हम जानेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कि प्रोसीजर ऑफ सैंक्शनिंग फार्म लोन क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंक का जो लोन सैंक्शनिंग का जो प्रोसीजर है वो कहीं पे भी यूनिवर्सल नहीं है, कहीं पे वैसा फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो एक प्रोसीजर है। तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे आपको 10 स्टेप बता रखा हूँ, तो कहीं पे 11 हो सकते हैं, कहीं पे 12 हो सकते हैं, कहीं पे 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर योर गाइडलाइन पर्पज, दिस इज फॉर योर गाइडेंस ओनली। तो इसको आप उस हिसाब से समझिए कि इस तरह से जो है किसान को लोन मिलता है। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम यही 10 स्टेप को जानेंगे और उसमें फिर रिपेमेंट प्लान्स क्या होता है उसको भी हम साथ में जानेंगे। तो सबसे पहले जब किसान को लोन चाहिए होता है तो वो सबसे पहले बैंक मैनेजर से जाके मिलता है। यूं कहें कि बैंक मैनेजर सबसे पहले फार्मर से इंटरेक्ट करता है, इंटरव्यू लेता है, उससे बातचीत करता है। जब उससे बातचीत हो जाए तो वो अगर बैंक मैनेजर एग्री करता है तो फिर वो बोलता है कि भाई आप लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर दीजिए। तो वो लोन सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेशन बाय द फार्मर्स वाला स्टेप आता है। तो उसमें किसान जो है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्म को भर के और जमा करा देता है। ठीक है, उसके बाद में वो अपने घर चला जाता है और उसके बाद में बैंक मैनेजर या बैंक जो क्या करता है, स्क्रूटिनी ऑफ रिकॉर्ड्स करता है। जो उसने रिकॉर्ड जमा कराए, जो उसने फॉर्म में लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको चेक करता है, जांचता है, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाए उसको वेरीफाई करता है, उसका रिकॉर्ड चेक करता है, बैकग्राउंड चेक करता है, उसका जो स्कोर, सिविल स्कोर या फिर उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट वो चेक करता है ना, क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है कैसा नहीं है। ये सब करने के बाद में जो बैंक मैनेजर या जो बैंक मैनेजर में जो बैंक में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है या रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, आरडीओ, वो जाके फार्मर्स का फील्ड को विजिट करता है और वो देखता है कि क्या फार्मर जो बोला वो सही है। साइड डिटेल चेक करता है, इंक्वायरी करता है, जान पूछ के आसपास में उसके बारे में मालूम करता है। उसके बाद में जजिंग क्राइटेरिया फॉर लोन एलिजिबिलिटी। उसके बाद में किसान का जो है एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के बाद में बैंक डिसाइड करता है, बैंक के जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या इसको लोन दिया जा सकता है, क्या ये इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको जज किया जाता है फार्मर्स के। उसके बाद में फिर क्या होता है, जब वो सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, नहीं तो वो हायर अथॉरिटी को भेज देते हैं कि इस तरह का एप्लीकेशन आया है, इस तरह का प्रपोजल है और इसका क्या किया जाए। तो वो डिस्कस करके अपना डिसीजन बता दें। जब डिसीजन फाइनल हो जाता है तो फिर जो है अथॉरिटी, जो या तो बैंक मैनेजर या हाई अथॉरिटी जो है उसको सैंक्शन करता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को, उस लोन फॉर्म को अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, अप्रूव करने के बाद, सैंक्शन होने के बाद में फिर वो फार्मर्स को बोलते हैं कि आप कुछ और डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा दीजिए, आपका लोन अप्रूव हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है, कागज में परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, तो वो फिर किसान जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, चाहे वो आपके जमीन के कागजात हो, चाहे वो कुछ मॉर्टगेज या हाइपोथिकेशन के कागजात हो, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी के कागजात हो, वो सब वो जमा करवा देता है। वो सब जमा करवा के उनको वेरीफाई करा के और उनसे एफिडेविट या जो फॉर्मेलिटीज है, जो बैंक की फॉर्मेलिटीज है, वो सब करने के बाद किसान को जो है लोन डिस्पर्स किया जाता है, लोन को खाते में दिया जाता है, उसको पैसा दे देते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है कि आप अपना जो लोन प्रपोजल था उसके हिसाब से आप काम करिए, हम समय समय पे आके आपका प्रोग्रेस चेक करते रहेंगे। तो उसको बोलते हैं पोस्ट क्रेडिट फॉलो अप। ठीक है, तो बैंक जो है किसान को या बोरोवर को पैसा दे दिया, अब वो समय समय पे जाके, महीने 2 महीने 15 दिन में जाके वो आपका फॉलो अप करता रहता है, इवैल्यूएशन करता रहता है, कि मॉनिटरिंग करता रहता है कि जो पैसा दिया था जिस काम के लिए वही काम हो रहा है या वो नहीं हो रहा है।
तो उसको चेक करता रहता है और अपनी रिपोर्ट जो है बैंक मैनेजर को देता रहता है, उसकी फाइल में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है बैंक मैनेजर जो है फिर प्रोसीजर, जब उसका प्रोग्राम, उसका ग्रेस पीरियड खत्म हो जाए या 2-4 महीना जो भी होता है या फिर साल भर जो होता है, उसके बाद में जो है वो उसको लोन रिकवरी के लिए बोलने लग जाता है किसान को कि अब आपका इंस्टॉलमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है, अब आप हर महीने इंस्टॉलमेंट भरते रहिए, लोन देते रहिए, इंस्टॉलमेंट देते रहिए। ये रिकवरी ऑफ लोन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बहुत टेडिस जॉब है। बैंकर्स को आप पूछेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है लोन को रिकवर करने में। इसलिए बैंक जो है बहुत ही सोच समझ के लोन सेंक्शन करता है, बहुत ही क्राइटेरिया बना के। तो ये लोन रिकवरी का जो प्लान है, जिसको हम रिपेमेंट प्लान बोलते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली उससे पहले एक बार हम समराइज कर देते हैं कि जो लोन का प्रोसीजर है उसमें क्या होता है। एक किसान होता है, वो लोन के लिए बैंक में अप्लाई करता है, ठीक है, और बैंक क्या करता है, उसे फील्ड विजिट करता है, उसके बारे में जानकारी करता है, जांच पड़ताल करके रिपोर्ट बना के अथॉरिटी को देते हैं, ब्रांच कमेटी को देता है। फिर वो ब्रांच कमेटी जो है अपने ऊपर डिसीजन ले सकती है, या फिर वो डिसीजन के लिए ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है या जो और भी रीजनल ब्रांच है या हायर ब्रांच है, हायर अथॉरिटी है, उसको भेज देता है। फिर वहां से अप्रूव होकर सेंक्शन हो जाता है। सेंक्शन होने के बाद में जो है वो बैंक फार्मर से कॉन्टेक्ट करता है, कॉन्टेक्ट करके उसको बोलते हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स जमा करा दीजिए, या सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज हो या एप्लीकेशन हो, वो उसके कागजात जमा करा दीजिए। वो कराने के बाद में जो है उसको रिलीज और पेमेंट कर देते हैं और किसान के खाते में पैसा चला जाता है। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये लोन के हिसाब से वेरी कर सकता है, आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो या आप डेरी लोन ले रहे हो या क्रॉप लोन ले रहे हो, इसका प्रोसेस थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जनरली यही स्टेप इसमें होता है। अब बात करते हैं रिपेमेंट प्लान ऑफ लोन, क्योंकि लोन आपको बैंक दिया है तो आपसे रिकवरी भी करेगा, और रिकवरी के लिए वो क्या करता है, पहले से आपको एक प्लान बना कर देता है कि भाई ये शेड्यूल है, 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद में आपका किस्त चालू हो जाएगी। वो किस्तें का जो चक्कर है वो इसमें समझते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं रिपेमेंट प्लान्स। रिपेमेंट प्लान्स बेसिकली कुछ नहीं तो लोन को रिपे करने का एक शेड्यूल होता है, ठीक है। वो शेड्यूल क्या हो सकता है, वो हमारे पास 4-5 तरह के शेड्यूल होते हैं, 4-5 तरह की मेथड्स होती हैं। इसमें पहला है आपका स्ट्रेट एंड रिपेमेंट प्लान। स्टेट एंड रिपेमेंट प्लान को सिंगल रिपेमेंट प्लान भी बोलते हैं, लमसम रिपेमेंट प्लान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसान या बोरवर जो है एक साथ पूरा पेमेंट कर देता है बैंक को। जैसे आपने क्रॉप को हार्वेस्ट किया, जैसे आपने आपको प्रोडक्शन या इनकम होने लगा, तो आपने जो है बैंक को पूरा पैसा जमा करा दिया एक साथ। ये बोलते हैं लमसम या सिंगल रिपेमेंट प्लान बोलते हैं, एक बार में कहानी खत्म। और ये कब करते हैं, जब आपका एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम हो जाता है, जब आपका लोन जो है मेच्योर हो जाता है, लोन का टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट एंड रिपेमेंट प्लान बोलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्शियल प्लान, पार्शियल रिपेमेंट प्लान, या इसको हम बैलून रिपेमेंट प्लान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसकी हम चर्चा आगे करेंगे, पहले ही जान लेते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है रिपेमेंट ऑफ लोन विल बी डन पार्शियली ओवर द ईयर, मतलब जो लोन का रिपेमेंट है या जो लोन को चुकाने का जो प्रोसेस है वो सिंगल टाइम में नहीं करते, एक बार में नहीं करते, इसमें किस्तों में करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पार्सली ओवर द ईयर्स, मतलब 2-4 साल में उसका रिपेमेंट करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में करते हैं, किस्त पे करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो घटता जाता है समय के साथ। जैसे इस बार इस फर्स्ट ईयर में जो है 10,000 रुपया वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेट किया मान लो, तो अगले साल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो समय के साथ ये जो है कम होता जाता है, लेकिन जो मैच्योरिटी ईयर होगा, जो फाइनल ईयर होगा, आखिरी साल होगा, उसमें उसका एक बड़ा अमाउंट, बड़ा इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको पैसा रहता है, तो वो सफिशिएंट रेवेन्यू या इनकम रहता है फार्मर्स, तो वो उसको एक साथ जमा कर देता है। तो कुछ छोटे छोटे रिपेमेंट हर साल जमा कराता है किसान, और लास्ट में एक बड़ा इंस्टॉलमेंट जमा कराता है। तो उसकी वजह से क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डॉट हम खींच लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक डॉट हो गया, दूसरा डॉट हो गया, तीसरा डॉट हो गया, चौथा डॉट हो गया। ये ईयर द ओवर जो है इसने क्या हुआ, इसने रिपेमेंट किया, और लास्ट ईयर में जो है बड़ा सारा जो है रिपेमेंट ऑफ लोन
किया, बड़ा सारा इंस्टॉलमेंट दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से बैलून बन गया। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलून रिपेमेंट प्लान में बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों को बोलते हैं, क्योंकि एज द लार्ज फाइनल रिपेमेंट made at the end of the loan period, that is final year, after a series of smaller partial payments। ये हमने छोटे छोटे पेमेंट किए और एक लास्ट में किया, तो इसको हम बोलते हैं बैलून रिपेमेंट प्लान। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिपेमेंट प्लान है वो है अमोर्टाइज रिपेमेंट प्लान। अमोर्टाइज मींस रिपेमेंट ऑफ एंटायर लोन अमाउंट इन सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। किस्तों में लोन को चुकाना ही अमोर्टाइज रिपेमेंट प्लान होता है। ठीक है, अब इसको हम जो है ना दो प्रकार से हम इसको मतलब समझ सकते हैं, या कह सकते हैं इसको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि अमोर्टाइज रिपेमेंट प्लान दो प्रकार का होता है। पहला कितना कौन सा होता है, पहला होता है आपका अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान। अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान, इन दिस मेथड व्हाट हैपेंड, द प्रिंसिपल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द एंटायर पीरियड एंड इंटरेस्ट पार्ट डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। आपका जो मूलधन है वो, या जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, वो आपका कांस्टेंट रहेगा हर साल, और जो जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो आपका कंटिन्यूअसली गिरता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एज द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन फिक्स्ड एंड इंटरेस्ट अमाउंट डिक्रीज, द एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिक्रीज ओवर द ईयर। एक चीज आपका फिक्स है, जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट बोले, वो फिक्स्ड है, हर साल उतना ही आएगा, और आपको दूसरी तरफ जो आपका अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो घटता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम जो है आपका घटता जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अमोर्टाइज, यानी कि इंस्टॉलमेंट विच इज डिक्रीजिंग इन विद द टाइम, जो समय के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लोन एडवांस फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। जो ट्रैक्टर लोन है या मशीनरी लोन है वो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, दूसरा जो प्लान है वो बोलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी अमोर्टाइज डिक्रीज रिपेमेंट प्लान है उसका ये फिगर है यहाँ पे। ठीक है, पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट ये फिक्स्ड है, और ये इंटरेस्ट पार्ट जो है ये पहले इतना था, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, और लास्ट में कम हो गया। तो ये जो पूरा इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो समय के साथ जो है घटता जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान बोलते हैं। एक और होता है अमोर्टाइज इवन रिपेमेंट प्लान, ये इवन होता है। ठीक है, मतलब जब तक आपका इंस्टॉलमेंट चलेगा, जब तक किस्तें चलेगी, वो आपको सेम अमाउंट ही देना है इंस्टॉलमेंट में। तो इसको समझ लेते हैं पहले। हियर द एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर द एंटायर लोन पीरियड रिमेन सेम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा साल, यहाँ से इसको फर्स्ट ईयर मान ले, सेकंड ईयर मान ले, थर्ड ईयर मान ले, तो ये पूरे टाइम पीरियड में ये सेम अमाउंट देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट डिक्लाइन ग्रेजुअली। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, ये इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट कंपाउंड जो है वो कंटिन्यू जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, पहले ज्यादा दे रहा था, अभी कम दे रहा है। तो एक घटा दूसरा बढ़ेगा, तो जिसका पूरा शेप वो इक्वल रहेगा, जिसको बोलते हैं हम फिक्स्ड रहेगा, इवन रहेगा। तो इसको बोलते हैं अमोर्टाइज इवन रिपेमेंट प्लान। और ये कहाँ पे यूज किया था, दिस मेथड इज adopted for the loans granted for farm development, digging of well, deepening of the old wells, construction of godowns, dairy, poultry units, orchard establishment। मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन है वहां पे जनरली इसको यूज किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट जो रिपेमेंट प्लान्स है वो है वेरिएबल रिपेमेंट प्लान्स और क्वासी वेरिएबल रिपेमेंट प्लान्स। ये क्या होता है, जैसे कि इस नाम से पता चल रहा है कि वेरियस लेवल ऑफ इंस्टॉलमेंट आर पेड बाय द फार्मर ओवर द लोन पीरियड। वेरियस लेवल ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट छोटा, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, इस तरह से वो समय के साथ पे करता है, इसलिए इसको वेरी करता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गुड हार्वेस्ट ए लार्ज इंस्टॉलमेंट इज पेड बाय द फार्मर एंड स्मॉलर इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ पुअर हार्वेस्ट। जिस साल में किसान को अच्छी पैदा हुई उस टाइम पे उसने जो इंस्टॉलमेंट है वो ज्यादा पैसा का दे दिया, और जिस साल कम पैदा हुई उसने कम दे दिया। तो ये वेरी करता है, वेरी इन क्वांटिटी या वेरी इन अमाउंट जो है वो आपका करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रिपेमेंट प्लान। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ फार्मर, मतलब इसमें फार्मर को आपने सुविधा दे दी
कि भाई आपको जैसे सुविधा हो वैसा जमा करा दो पैसा, ठीक है। तो दिस मेथड इज नॉट फाउंड इन लैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एजेंसी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जानना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप वेरिएबल रिपेमेंट प्लान बैंक में यूज कर सकता है। नहीं, बैंक में आपको एक निश्चित अमाउंट है, वो आपको देना पड़ेगा, समय पे देना पड़ेगा, लेकिन आप उससे कम नहीं दे सकते, कम दोगे तो फाइन लगेगा, ठीक है। एक और है रिजर्व रिपेमेंट प्लान और फ्यूचर रिपेमेंट प्लान में इसको बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ रिपेमेंट is seen with the borrowers in areas where there is a variability in farm income. In such areas, the farmers are haunted by the fear of not paying regular loan installments. To avoid such situation, the farmers make advance payment of loan from the saving of previous year. रिजर्व रिपेमेंट प्लान या फ्यूचर रिपेमेंट प्लान का सिंपल सा मतलब है कि किसान को डर लगता है कि मैं डिफॉल्टर नहीं बन जाऊं, तो अगले साल की किस्त भी वो इसी साल दे देता है, क्योंकि इस साल उसके पास अच्छा पैसा है। तो एडवांस में पेमेंट करना, ये आपका फ्यूचर रिपेमेंट प्लान होता है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है, इस तरह के बैंकर भी खुश कि उसको पेमेंट टाइम पे आ रहा है, रिकवरी टाइम पे हो रहा है, और किसान भी खुश कि भाई जो है मैं डिफॉल्टर नहीं हो रहा, मैं चोर नहीं बन रहा हूँ। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वर्क्स हियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द repayment plans. There is one more repayment plan which is optional repayment plan. What happened in this? In this method of repayment, an option is given to the borrower to make payments toward the principal amount in addition to regular interest. ठीक है, इसमें किसान को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप जो है रेगुलर इंटरेस्ट तो दे रहे हो, उसके अलावा आप कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है देते रहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेगुलर अमाउंट तो रेगुलर इंटरेस्ट तो आप पे करिए, ये भी एक ऑप्शन दिया जाता है। तो इस इंपोर्टेंट वीडियो हमने जाना कि फार्मर्स को लोन सेक्शन करने का कुछ स्टेप्स हम देखें, और साथ में हमने ये जाना कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिपेमेंट प्लान है वो कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं, किस चीज़ों का बैंक और किसान ध्यान रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, और डॉक्टर एग्री बिजनेस को सपोर्ट करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन भी दबाना, ताकि हमारा जो मेहनत है वो हमको उसका प्रतिफल मिलता रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू बीइंग विद डॉक्टर एग्री बिजनेस। देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।